इसके बाद में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बानस। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल। देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन। दिल्ली एम्स में लिया आखिरी सांस। कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा जन सैलाब। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टर साहब का जीवन उनकी ईमानदारी, सादगी का प्रतिबिंब। कांग्रेस 26 जनवरी से संविधान बचाओ पदयात्रा निकालेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ऐलान। मनमोहन सिंह के निधन के चलते अधिवेशन रद्द। 96 घंटे से बोरवेल में चेतना, रेस्क्यू में प्रशासन फेल। 120 फीट गहराई पर हुक में अटकी। एक दिन से सुरंग खोदने की सिर्फ तैयारी। हिमाचल में नेशनल हाईवे पर 1 फीट बर्फ। जम्मू में तालाब जमा, बच्चों ने इसी पर क्रिकेट खेला। एमपी में 2 दिन ओले काले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में अब खबरें विस्तार से। पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। गुरुवार को 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। देश में उदारीकरण के जनक के तौर पर पहचाने जाने वाले मनमोहन सिंह द्वारा उठाए गए कदमों ने न सिर्फ देश की इकोनॉमी बल्कि शेयर बाजार को भी नया आकार दिया, जिससे निवेशकों को बाजार से ताबड़तोड़ कमाई करने का मौका मिला। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को तमाम पार्टियों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है और उनका अंतिम संस्कार कल होगा। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तमाम पार्टियों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। इनमें कई नेता पार्टी में उनके सहयोगी थे, गठबंधन में सहयोगी थे या फिर विपक्षी पार्टी में थे। हर किसी ने अर्थशास्त्री से राजनेता बने मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री ने गुरुवार को नई दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश पूर्व प्रधानमंत्री की सादगी भरी शुरुआत से लेकर देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान की यात्रा के लिए उन्हें याद रखेगा। बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने 1990 के दशक की शुरू में असाधारण आर्थिक सुधारों के जरिए भारत को आर्थिक संकट से उबारने का श्रेय मनमोहन सिंह को दिया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने देश को वैश्विक आर्थिक ताकतों की कतार में ला खड़ा किया। मनमोहन सिंह in 91 he was the finance minister in Narasimha Raw's government. At that time the country was facing economically most critical situation. He tried his best to save the country from the economic crisis. 1990 के दशक के शुरू में वित्त मंत्री के रूप में और फिर 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में भारत के आर्थिक सुधारों के लिए मनमोहन सिंह के योगदान को याद करने वालों में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल थे। वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल सुरक्षित रखे
और जब पूरा दुनिया में बहुत तकलीफ हो रहे थे, भारत मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व के कारण अच्छा रहा। तो ये सब देखने से आपको ये भी पता चलना चाहिए कि भारत का जो बहुत सारे अच्छा बदलाव हुआ, अच्छा चेंजेस हुए हमारे देश में, ये सारे मनमोहन सिंह जी के क्रेडिट में होना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आज हम जिस $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत मनमोहन सिंह ने की थी। बहुत दुख की खबर आज सुनी, जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उनने किया, मैं समझता हूँ ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें समाज के वंचित वर्गों के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम करने का श्रेय दिया। मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उस्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। एनसीपी एसपी गुट के अध्यक्ष शरद पवार, PV नरसिम्हा राव कैबिनेट में मनमोहन सिंह के सहयोगी थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को ऐसे शख्स के रूप में याद किया जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए मशहूर थे। We become very close when both of us joined in the government of Mr. Narasimha Rao. I as the defense minister and he as the finance minister. We worked together and he was always taking a positive approach about me and my own policies. He was one of the finest person, man with tremendous integrity and honesty and very good administrator. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर फतेहाबाद से, जहां जनपद के गांव बरसीन, गांव माजरा, गांव झलनिया गांव में भयानक ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के बाद सड़कों पर बिछी दिखी बर्फ की चादर फसलों को नुकसान होने की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया। फतेहाबाद में देर रात से रुक रुक कर बरसात हो रही है। वहीं आज दोपहर बाद जिले के विभिन्न इलाकों में जमकर ओलावृष्टि हुई। अगली अहम खबर पंजाब के मोगा से है, जहां मोगा के गांव फतेहगढ़ कोरोटाना के रहने वाले भाई बहन अपने नाना के घर बेरों गए हुए थे। वहीं 20 वर्षीय युवती के भाई को अपनी बहन के चरित्र को लेकर शक था। उसने अपनी बहन की बेसबॉल मारकर हत्या कर दी। मौके पर बागा पुराना और थाना समालसर की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दो भैन भरा मामपाल सिंह ते वीरजोत कौर। मामपाल सिंह जिहड़ा हैगा 19 साल का है ते वीरजोत कौर जिहड़ी लड़की हैगी वो 23 साल। ये अपनी नानी कोले रहिंदे सी, राणी कौर कोले, वाइफ ऑफ नछत्तर सिंह वैरो के कोले। इन्हां दा असल पिंड जिहड़ा हैगा वो फतेहगढ़ कोरोटाना। ये इत्थे रहिंदे सीगे दोने जाने। वो
ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹੰਪਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਿਰਚਾਂ वगैरह रगड़ने वाला। रुकेंगे अगली हम खबर का। यात्रा करना और घूमना फिरना इंसान के सबसे सुखद एहसासों में से एक है, मगर जब यही यात्रा असहनीय दर्द के साथ की जाए तो बोझ बन जाती है। ऐसी ही एक खतरनाक और डरावनी यात्रा से जुड़ी घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आई। यहाँ एक यात्री को ट्रेन के नीचे पहियों के पास लेट कर यात्रा करते पकड़ा गया। जब रेलवे और अन्य लोगों ने उसे वहाँ लेटा देखा तो सबके होश उड़ गए। आनंद फानंद में उसे वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। घटना जबलपुर रेलवे स्टेशन की है। युवक ट्रेन आपको बता दें पुणे दानापुर एक्सप्रेस के नीचे लेट कर आ रहा था। वह एसी कोच के नीचे बनी ट्रॉली में छुपकर इटारसी स्टेशन से जबलपुर पहुंचा था। उनके बीच की दूरी करीब 290 किलोमीटर है। युवक इतनी लंबी दूरी के साए में जीते हुए पूरी आपको बता दें मौत के साए में यात्रा की। इस बीच किसी ने उसे देखा भी नहीं, मगर जबलपुर में कर्मचारियों की नज़र उस पर पड़ी और उसे जबरदस्ती गाड़ी से उतारा गया। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर रुपए वसूलने और मंदिर के आय हड़पने के आरोप में 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गुरुवार को 6 और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन आरोपियों ने गिरोह बनाकर ठगी की घटना को अंजाम दिया था। ये बीच में 18 तारीख को 2 लोगों को नंदी हॉल से दर्शन करते हुए जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया था कि कुछ लोग उनसे राशि लेकर के दर्शन करा रहे हैं। तो उसके पश्चात 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके पश्चात मंदिर के कुछ कर्मचारियों के नाम आने पर उन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनसे पूछताछ की गई। उनको पुलिस रिमांड में लिया गया और जो जानकारियाँ सामने आई उसके पश्चात आज 6 और लोगों को पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है, जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस निकल के आ रहे हैं, किस प्रकार से लोगों से दर्शन के नाम पर राशि वगैरह ली गई थी। उसमें पूर्व में गिरफ्तार किया गया था राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौक से। आज उनका पुलिस रिमांड खत्म हो रहा है, उनको आज कोर्ट पेश किया जा रहा है। उनसे पूछताछ में उनके कई खाते हैं जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन का एनालिसिस किया है, साथ ही जो उनकी व्हाट्सएप चैट है उसका भी एनालिसिस किया है। इसमें कुछ अन्य लोगों को आज आरोपी बनाया गया, जिसमें जो भस्मार के प्रभारी हैं और प्रोटोकॉल जो देखते हैं इसमें एक रितेश शर्मा है, एक सिसोदिया जी हैं, एक राजकुमार जो आईटी सेल प्रभारी हैं और एक अभिषेक भार्गव हैं। इन सभी को आरोपी बनाया गया। इनसे अभी इनको गिरफ्तार करके इनसे भी पूछताछ की जाएगी। अगली अहम खबर है मध्य प्रदेश के विदिशा से, जहाँ जिले के सिरोंज के सबसे पुराने शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला विद्यालय के प्रिंसिपल मनोज शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पत्नी के संग ठुमके लगाते वायरल हो रहा है, जिसमें प्राचार्य अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने की खुशी में शासकीय पैसे का दुरुपयोग करते हुए कन्याशाला में हायर सेकेंडरी के बालिकाओं के सामने अश्लीलता फैला रहे हैं। वायरल वीडियो के बारे में जब सिरोंज बीईओ उमेश सोनी से संपर्क किया गया तो उन्होंने अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी राम ठाकुर ने भी फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। ये बात इशारा करती है कि कहीं ना कहीं प्राचार्य को किसी का संरक्षण प्राप्त है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे रतलाम जिले के सैलाना थाने पर सोहन लाल पिता ने 26 दिसंबर को रिपोर्ट में बताया कि 25 दिसंबर की रात में सीडी डीलक्स बाइक से अपने घर जा रहा था। तब केदारेश्वर घाट पर 6 लोगों ने रास्ता रोककर मारपीट के प्रकरण को गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा, एसडीओपी सैलाना नीलम बघेल, थाना प्रभारी पृथ्वीराज सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
अगली अहम खबर मध्य प्रदेश के भिंड जनपद से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अशित यादव के निर्देशन में लहर थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा अपने दल बल के साथ हवाई फायर करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के 2 कट्टे, 3 जिंदा राउंड, एक चला हुआ खाली खोखा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे राजस्थान के डीडवाना से खबर है, जहां विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक यूनुस खान क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान क्षेत्र में उन्होंने विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर शिरकत किया। नागौर रोड जाने वाले मार्ग पर स्थित दधीच समाज खिड़की दरवाजा मोक्षधाम पर भी पहुंचे। यहाँ मोक्षधाम में विभिन्न कार्य करवाने की उन्होंने हामी भरी। जानकारी देते हुए सुरेश शर्मा बैंक वाली एवं समाज सेवी रोहिणी कुमार ने बताया कि निर्दलीय विधायक यूनुस खान दधीच समाज खिड़की दरवाजा मोक्ष में आए एवं मोक्ष में विभिन्न कार्य करवाने को लेकर निर्दलीय विधायक को अवगत कराया गया। दो चीज हमारी, एक तो इनको मतलब काफी पटुआत मन रुक करेंगे अगली अहम खबर का। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर की रात्रि में हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली एम्स में 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। वो आपको बता दें, वो कई बीमारियों से जूझ रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन की खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर छा गई। अगली खबर डीडवाना जिले से है, जहां अचानक मौसम ने करवट बदल ली है और बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश की वजह से अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। सर्दी का एहसास तेज हो चुका है। सुबह से ही सूर्य भगवान के दर्शन जिले में किसी ने नहीं किए। सूर्य भगवान की सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं आई। मौसम परिवर्तन और बारिश की वजह से जिले में घना कोहरा छाया रहा। अगली खबर भी डीडवाना से है, जहां जिला मुख्यालय के उपखंड कार्यालय के सभागार में उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम डीडवाना उपखंड क्षेत्र के उपखंड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर प्रगति रिपोर्ट ली गई। देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। बरेली से अहम खबर, जहां जंक्शन प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ी गई है। मुस्लिम शख्स ने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नमाज पढ़ी। सार्वजनिक स्थल पर पढ़ी गई नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ये वीडियो बताया जा रहा है। आरपीएफ और जीआरपी के ठीक सामने प्लेटफॉर्म पर ये व्यक्ति नमाज पढ़ता नजर आ रहा है।
तो ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, बरेली जंक्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति नमाज पढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें सार्वजनिक स्थल पर ये नमाज पढ़ी जा रही है। आपको देख सकते हैं ये तस्वीरें बरेली जंक्शन से ये तस्वीरें हैं। आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। मुस्लिम शख्स ने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नमाज पढ़ी है। आपको बता दें जीआरपी और रेलवे बल के सामने ये व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ता नजर आ रहा है। तो एक मुस्लिम शख्स ने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नमाज पढ़ी। ये वीडियो साफ तौर पर वायरल हो रहा है। बरेली जंक्शन के प्लेटफॉर्म का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मुस्लिम शख्स ने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर नमाज पढ़ी है। सार्वजनिक स्थान पर पढ़ी गई नमाज। अगली अहम खबर का रुख करेंगे हरदोई से। अगली खबर जहां ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी है। ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। पोते के साथ स्कूटी से दवा लेने जा रही थी महिला। रोड के किनारे बिजली के पोल से स्कूटी फिसल गई, जिसके बाद ये हादसा हो गया। रोड पर गिरते ही महिला के ऊपर से ट्रक निकल गया। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। मल्लावा के गंज जलालाबाद के निकट की यह घटना है। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मुरादाबाद से अगली अहम खबर है जहां मंदिर पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम। 100 साल पुराने मंदिर पर पहुंची प्रशासन की टीम। गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। अधिकारियों को मामले की शिकायत दी है। मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। मौके पर पहुंचकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए थे कई गंभीर आरोप। थरा नागफनी इलाके का ये पूरा मामला है। क्यों ये 3 साल से तो मेरे हाथ में है ना, तो जब से कोई आया है यहाँ पे ना किसी ने देखा। और उससे पहले भी जैसी इसकी स्थिति थी, जितनी खराब थी, जितनी गंदी थी, वो मैंने देख के 3 साल मुझे हो गए यहाँ पे। आज तक यहाँ पे कोई ना आया है ना देखा है किसी ने। ठीक है, आज टीम आई थी, पुलिस वाले आए थे, पुलिस की टीम आई थी। जो आरोप लगाए गए हैं मोहल्ले पे कि यहाँ पे जो आते हैं गाली बकते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। इसकी सफाई सुथराई वो सब मेरे हाथ में है। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ जैसी भी है वो ये है, देख लो कैसी इसकी स्थिति थी और अब कैसी है जब से मैं आई हूँ 3 साल से। अगली खबर का रुख करेंगे मेरठ से। अगली खबर जहां थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। रोटी पर थूक कर तंदूर में रोटी बना रहा युवक। होटल के बाहर खड़े लोगों ने वीडियो बनाकर डाला है। मेरठ के पहलवान होटल पर बनाई जा रही है थूक कर रोटी। देर रात तक चलने वाले होटल पर बन रही थूक से रोटी। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। नौचंदी क्षेत्र के पहलवान होटल का ये पूरा मामला है जहां से ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से थूक कर तंदूर में रोटी बनाता नजर आ रहा है ये व्यक्ति। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरह व्यक्ति ये थूक कर रोटी बनाता नजर आ रहा है। तो मेरठ से हम खबर, थूक कर रोटी बनाने का वीडियो मेरठ से वायरल हुआ है। रोटी पर थूक कर तंदूर में रोटी बनाता सेकता नजर आ रहा है ये व्यक्ति। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है जहां आज उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर पहुंचे थे। आपको बता दें सत्यदेव कॉलेज में एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आपने गाजीपुर की कुछ सड़कों की शिकायत
की क्या उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। इस दौरान किसी ने कहा कि मंत्री का हिस्सा पहले ही ठेकेदार दे देता है, तो इस सवाल पर मंत्री भड़क गए और उन्होंने कहा कि एक ठेकेदार कह दे कि ओम प्रकाश राज भर को पैसा दिया हूं तो जूता जूता मारूंगा। आपने जो लेटर लिखा है जांच के लिए सड़कों के लिखा है, आखिर मतलब इस तरह की नौबत क्यों आई? देखिए नौबत जब आप शिकायत करते हैं कि सड़क ठीक नहीं बनी है तो नौबत पैदा होती है। हम तो दिल्ली से, लखनऊ से, दिल्ली से लग करके पैसा भिजवा देते हैं कि भाई ये अच्छी सड़क बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो। अगर ठेकेदार उसको सही ना बनावे तो फिर आप हमसे शिकायत करते हैं कि मंत्री जी तोरे इलाके में, तोरे विधानसभा में सड़क बनी है, उड़ गई। अगली खबर का रुख करेंगे। बढ़ती ठंड और सर्दी के प्रकोप को देखते हुए कानपुर के कल्याणपुर विधानसभा की विधायक नीलिमा कटियार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राहत का एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को जागेश्वर मंदिर नवाबगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों को कंबल वितरित किए गए हैं। इस पहल से लोगों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ तौर पर देखी गई। कार्यक्रम के दौरान विधायक नीलिमा कटियार ने कहा कि ठंड के इस कठिन समय में जरूरतमंदों की सहायता करना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। जनसेवा ही मेरा उद्देश्य है और मैं सरकार की योजनाओं के साथ साथ व्यक्तिगत प्रयासों से भी हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। देखिए, ठंड, तापमान गिर रहा है, ऊंचाइयों पर बर्फ गिरी है और लोग दिक्कत में आ रहे हैं। और जिस तरह का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार काम कर रही है, तो स्वाभाविक था कि उनकी जो आवश्यकता है इस समय कंबल, जिनको जरूरत है, जो अति निम्न आय स्तर के लोग हैं और जिनकी कोई आय ही नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो आज जागेश्वर धाम परिसर में यहाँ पर कंबल जो है वो बांटने का काम हुआ था। प्रतिबद्ध सरकार है, ईमानदार सरकार है और गरीबों के लिए समर्पित भाव से काम करने वाली सरकार है, इसलिए ये सब संभव हो पा रहा है। आज कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ। हमारी विधायिका श्री नीलिमा कटियार जी के द्वारा 27 तारीख को ये शीत लहर चल रही है, इसकी वजह तो जो लोग गरीब हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, जो सड़कों पर लेटे हुए हैं, उन सभी लोगों को हमारी विधायिका श्री नीलिमा कटियार जी द्वारा, माता योगी जी द्वारा ये कंबल वितरण का कार्यक्रम जागेश्वर मंदिर प्रबंधक समाज किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां हाथ कागज उद्यमियों ने लगातार बढ़ते कागज के काम को लेकर कहा कि पिछले कई दिनों से हम लोगों का व्यापार कम होता जा रहा है। लंबे समय से हमारा व्यापार कम हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण बढ़ती बिजली की दरें और जीएसटी है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब कागज उद्योग के नाम से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे कागज का काम कम होता जा रहा है। भारी तादाद में फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। हालांकि सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से राहत जरूर दी है, पर जीएसटी और बढ़ती बिजली की दरों से साथ साथ चाइना के कागज ने हैंडमेड पेपर को रोक रखा है। नुकसान हो रहा है बराबर। एक तो बिजली की बहुत समस्या है, 24 घंटे में 50 बार जाती आती है, उससे जो है वोल्टेज और एम्पियर लाइन लॉस होता है, जिससे नुकसान होता है। अगर कंटिन्यू 4 घंटे आए तो 6 घंटे के बराबर काम होता है। अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में और जीआई टैग में प्री ऑर्डर वगैरह नहीं है, काम नहीं है। इससे कम से कम 75% लोग 6-7 हज़ार बेरोजगार हो गए। हमारे यहाँ 12-13 आदमी काम करते थे। रुक करके अगली अहम खबर का बलिया से अहम खबर, जहां महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अब हार्मोन्स जांच की सुविधा जिले में भी मिलेगी। जिला अस्पताल में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले इससे जिले की आधी आबादी को बाधित विकास और बांझपन समेत गंभीर स्त्री रोगों में इलाज के लिए गैर जनपदों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। सही जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डॉक्टर महिलाओं का इलाज मुहैया करा सकेंगे। शुरुआती दौर में हार्मोन्स मशीन से 6 प्रकार की जांचें संभव होगी। ब्लड सैंपल और सीरम से होने वाली जांचों की रिपोर्ट भी मरीजों को सिर्फ 24 घंटे के भीतर निःशुल्क मिल जाएगी। पैथोलॉजी लैब जो हमारा पहले से बहुत सुदृढ़ हो गया है। कई सारी जांचें इसमें हो रही थी, इसमें हमने कुछ जांचों को और शुरू किया है जो पूरी तरह निःशुल्क है।
जो महिला संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे कि बहुत कॉमन बीमारी अभी पीसीओडी की बीमारी है, जो आज समाज में बहुत कॉमन हो गई हैं। फिर हमारी निसंतानता की समस्या, जिसको ठीक करने के लिए और डायग्नोसिस के लिए जो बहुत सारी जांचें हार्मोन, फीमेल हार्मोन की जांच की जाती है। जिला चिकित्सालय बलिया में रक्त से संबंधित जांचों के बारे में कहा जाए तो रूटीन जांचें जो होती है सीबीसी, आरबीएस, एलएफटी, केएफटी, HbA1c के साथ साथ हार्मोनल जांचें भी होती है, जिसमें थायराइड हार्मोन सबसे मुख्य है। इसके साथ साथ और भी कुछ विटामिन B12, विटामिन D3 वगैरह की भी जांच होती है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कुंभ की तैयारियों की दिव्यता और भव्यता से अखिलेश यादव परेशान हैं। सपा सरकार में कुंभ में भारी अव्यवस्था थी। हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जानबूझकर आजम खान को मेला प्रभारी बनाया गया था। सैफई महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम में मशगूल थे अखिलेश। वर्ष 2013 में जब उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ था, तब कुंभ की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी ने आजम खान को सौंप दी थी, क्योंकि तब सैफई महोत्सव के उनके रंगारंग कार्यक्रम में कोई खलल न पड़ने पाए, इसलिए उसकी जिम्मेदारी जानबूझ करके हिंदुओं को अपमानित करने के लिए आजम खान को सौंप दी। और आजम खान के कुंभ मेला अधिकारी रहते हुए, मेला प्रभारी रहते हुए कैसी अव्यवस्था हुई थी, लोगों की जान गई थी, भगदड़ हुई थी। अव्यवस्थाओं का कुंभ अखिलेश जी ने संचालित कराया था। लेकिन आज जब दिव्य और भव्य कुंभ की भरपूर तैयारियां हो चुकी है, तो जानबूझ करके रोज कुंभ को लेकर के झूठे ट्वीट कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग कुंभ में ना आए। लेकिन अखिलेश यादव जी, आपकी यह साजिश कामयाब नहीं होगी। यह कुंभ इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। बढ़ गए अगली अहम खबर की ओर। लखनऊ कमिश्नरेट के कृष्णानगर थाने के अंतर्गत महिला, उसके पति और बच्चे इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। पीड़ित महिला माया सक्सेना ने कृष्णानगर थाने में तहरीर दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले में 24 घंटे के भीतर 24 घंटे बीतने को हैं और आरोपी गिरफ्त से दूर हैं। सीसीटीवी में परिवार के साथ घटित हुई विभत्स घटना कैद हुई है। आरोपी सादाब और उसके साथियों ने महिला को जमीन पर पटक कर लहूलुहान कर दिया, घर पर पत्थरों से हमला किया, बच्चों के साथ मारपीट की। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगई के चलते आरोपी सादाब ने पीड़ित परिवार को पीटा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी शराब के नशे में पहले बद्दी गालियां देते रहे और फिर साथियों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार को जमकर पीटा। 23 तारीख की रात में गाड़ी खड़ी करने के लिए मेरा बेटा बाहर गया, तो उसको इन लोगों ने मतलब उसने मना किया कि थोड़ा गाड़ी खिसका के खड़ी करो, आगे मैं भी अपनी गाड़ी खड़ी करूँगा। तो सादाब ने वो मारा और उसको गाली वाली दी। कहने लगा ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दूँगा। बेटे ने मुझको फ़ोन किया कि बोला मम्मी सादाब इस तरह से गाली बक रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं बाहर गई, भागते दौड़ते हुए देखा कि मतलब कहने गाड़ी चढ़ा दी है। फिर मैं वहाँ गई और मेरे हस्बैंड गए, तो मैंने सिर्फ शराफत से बात की कि शादाब तुम इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हो हम लोगों को, आखिर ऐसा क्या है। तो कहने लगे कि ज़्यादा बोलोगे तो अभी मैं तुम्हें यहीं गिरा के मारूंगा। तो हमने कहा ठीक है तुम मारो सबको। रुक करेंगे अगली हम खबर का। खबर बाराबंकी से, जहां मिशन शक्ति के तहत महिला थाना अध्यक्ष मुन्नी सिंह की अगुवाई में आज इस्लामी इंटर कॉलेज किदवई में एक जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी देना था। महिला थाना अध्यक्ष मुन्नी सिंह ने अपनी टीम के साथ छात्राओं को महिला अपराध, घरेलू हिंसा, गुड टच, बैड टच, नारी सुरक्षा, साइबर क्राइम, बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट और अन्य नए कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। अगली अहम खबर आगरा से है, जहां उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मोती कटरा क्षेत्र में मेट्रो के निर्माण कार्य से हुए नुकसान का निरीक्षण किया है। उन्होंने मेट्रो अधिकारियों से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत की प्रगति और सीवर लाइन से जुड़े कार्यों की स्थिति पर अपडेट लिया है। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सीवर की निकासी में सुधार के लिए पंप लगाए गए हैं, साथ ही नए सीवर लाइन के कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने 53 लाख रुपए की राशि जल निगम जल कल विभाग को अवमुक्त किए जाने की जानकारी दी और जलापूर्ति को जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए हैं।
और इस बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तराखंड से बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। उत्तराखंड से ये अहम खबर, निकाय चुनावों में प्रत्याशियों की सूची जारी की। बीजेपी ने 39 नामों की पहली लिस्ट जारी की है। नगर पालिका प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। 39 लोगों की पहली लिस्ट में नाम है, तो बीजेपी ने नगर पंचायत प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड से अहम खबर, बीजेपी ने जारी की है प्रत्याशियों की लिस्ट। निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 39 नामों की पहली लिस्ट जारी की है। नगर पालिका प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। तो नगर पंचायत प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड बीजेपी ने जारी की है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 39 नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब लीड लेती नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस की आज देर शाम तक मीटिंग चलती रही, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फतेहपुर से है, जहां पिछले 3 दशक से मकान बनाकर रह रहे दलित परिवारों को दबंगों का अल्टीमेटम देखने को मिला है। दबंग मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं। घर की महिलाओं से भी आरोपी छेड़छाड़ करते हैं। दबंगों की छेड़छाड़ की वारदात कैमरे में कैद हुई है। पिछले कई महीनों से अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने को पीड़ित मजबूर हो रहे हैं। मकानों को जबरन खाली कराने का लगातार दबंग दबाव बना रहे हैं। हाँ, सब बताएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर फतेहपुर से है, जहां खागा कोतवाली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां धर्म परिवर्तन के आरोप पर एक दलित युवक का मुंडन कर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खागा कोतवाली क्षेत्र के इलई गांव के रहने वाले शिवबरन उर्फ पुतानी पर आरोप है कि उसने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। इस सूचना पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने युवक का सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। घटना के दौरान जूतों चप्पलों से उसकी पिटाई भी की गई। इसके बाद उसे भगवा गमछा पहनाकर गांव में घुमाते हुए नारेबाजी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। खागा कोतवाली प्रभारी हेमंत कुमार मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम भेजी गई है और जाँच पड़ताल जारी है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में 4 दिन पूर्व हुई अधेड़ सोमवीर की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है। बेटे ने ही धारदार हथियारों से गला रेत कर पिता की निर्मम हत्या की थी। गृह कलेश के चलते पिता के खून से पुत्र ने अपने हाथ रंग लिए। हत्या के दिन ही पुलिस को आशंका होने पर बेटे अमित उर्फ रवि को हिरासत में ले लिया था, जिससे कड़ी पूछताछ करने के बाद हत्या की घटना का सनसनीखेज खुलासा हो गया। हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैली थी। ग्राम खसरूपुर में ट्यूबवेल पे खेत में एक व्यक्ति का लगभग 50 वर्ष उम्र थी शव पाया गया था, जिसके गर्दन पे चोट के निशान थे। इस सूचना पर घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर छानबीन की थी और मृतक के बड़े पुत्र की प्रार्थना पत्र पे समुचित धाराओं में FIR दर्ज की गई थी और इसकी गहनता से विवेचना और छानबीन की गई। इसमें सोजी टीम और थाना की टीम लगी हुई थी और घटना का खुलासा आज किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में और अहमदगढ़ थाना पुलिस ने बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा करते हुए 4 दिन पूर्व हुई वृद्ध की हत्या के मामले में बड़ा ही खुलासा किया है, जिसमें कि एक पुत्र ने ही अपने पिता को कत्ल किया था। और बताया जा रहा है कि जो पुलिस का जो मानना है, पुलिस का जो कहना है, पुलिस का कहना यह है कि जमीनी विवाद को और पारिवारिक कलह के चलते लगातार काफ़ी समय से कलह चली आ रही थी घर में और उसको लेकर उसी के पुत्र ने अपने पिता को जो फावड़ा था उससे देर रात्रि में कत्ल करके और वहाँ से फरार हो गया था। लेकिन अगर बात जब
अचानक ही उसके गांव के लोगों को पता पड़ी तो मौके पर जो है उसका पुत्र भी पहुंचा। यहाँ पुलिस ने संज्ञान लेते हुए और आरोपी जो पुत्र था उसको तत्काल वहां से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद काफ़ी समय से पुलिस परेशान थी और परेशान के साथ साथ पुलिस लगातार खुलासे की बात कर रही थी। लेकिन 4 दिन बाद उसके ही पुत्र के द्वारा आला कत्ल बरामद करते हुए और हांगा गया है कि मेरे द्वारा ही पिता का कत्ल किया गया है। उसी को लेकर अगर बात की जाए, जनपद बुलंदशहर के एसपी देहात रोहित मिश्रा ने खुलासा करते हुए बताया है कि गृह कलेश के चलते बेटे ने ही अपने पिता का कत्ल किया था, जिसमें कि लगातार काफी समय से जमीनी विवाद चला आ रहा था। उसको लेकर अगर बात की जाए तो अहमदगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की तैयारी कर ली है। अनिल मीना, केन इंडिया, बुलंदशहर। अगली खबर का रुख करेंगे खबर कानपुर से, जहां एसीपी बाबू परवा अंजलि विश्वकर्मा के निर्देशन में किदवई नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सैकड़ों गाड़ियां पार करने वाले सातिर को पुलिस ने चोरी की गई 2 कारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सातिर के मुताबिक नेपाल में चोरी की गई कारों को बेचता था। पुलिस ने गुजनी नहर के पास से घेराबंदी कर सातिर को गिरफ्तार किया। चोरी की गई कारों को सातिर नेपाल भेजने की फिराक में था। 5 दिन पहले वैगन आर गाड़ी चोरी का मुकदमा लिखा गया था। 22 दिसंबर को किदवई नगर थाना क्षेत्र से एक वैगनार चोरी हुई थी। हमारी किदवई नगर की टीम ने काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस देखे और सर्वेलेंस पे लोगों को लिया, जिससे ये पता चला कि 2 चोर आए थे, सैंट्रो गाड़ी चला के आए थे। उन्होंने वैगनार का दरवाज़ा खुला पाया और एक डुप्लीकेट चाबी लगा के वैगनार को टो करके लेके गए हैं। इन लोगों की शिनाख्त कल 26 तारीख को हुई है और इसमें से एक अभियुक्त राजू कुशवाहा पकड़ा गया है, जो कि ऑलमोस्ट 8 से 9 चोरियों में पहले भी शामिल हो चुका है, जहां गोंडा में भी और उन्नाव में भी चोरियां कर चुका है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे खबर कानपुर से, जहां जुमे की नमाज से पहले कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर एक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान एडीसीपी ईस्ट राजेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पैदल गश्त करने का मुख्य उद्देश्य समाज में भय का वातावरण न रहे, लोगों के मध्य पुलिस और जनता का सामंजस्य स्थापित हो, साथ ही आमजन में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो। आज फ्राइडे की नमाज को देखते हुए पीएससी के साथ एसीपी अनवरगंज, इंस्पेक्टर बेकनगंज और इंस्पेक्टर अनवरगंज सभी लोगों के साथ यहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया है और फ्लैग मार्च अभी जारी है, जिससे सुरक्षित ढंग से ये फ्राइडे की नमाज। बेसिकली दिशा निर्देश इस तरह के हैं कि हर तरफ सुरक्षा का वातावरण हो, कहीं कोई ऐसा न्यूसेंस ना हो जिससे फ्राइडे की नमाज या आम जनजीवन प्रभावित हो। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का खबर हमीरपुर से, जहां इस वर्ष जिले में गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जानकारी दी है कि जिले भर में 109 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को सीज किया गया। इसके अलावा 44 लोगों को गुंडा एक्ट के तहत जिलाबंदर किया गया। जिले में 8 कुख्यात अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के विजन के तहत जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां चिन्हट के मटियारी इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर को काटकर करोड़ों की जेवरात और लाखों की नकदी चोरी करने का मामले में चिन्हट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। घटना में शामिल 7वां आरोपी मिथुन कुमार गिरफ्तार हुआ है। 25,000 का इनामी है। आरोपी की गिरफ्तारी चिन्हट क्षेत्र से की गई। आरोपी के पास से चोरी किए गए बच्चे, जेवरात और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस अधिकारी आरोपी मिथुन से पूछताछ कर रहे हैं। 42 लॉकर काटकर महज 3.5 घंटे में बदमाशों ने जेवरात और लाखों की नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अगली अहम खबर का रुख करेंगे खबर राजधानी लखनऊ से, जहां राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित पंचायत राज के माध्यम से महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी व विषयक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभागीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के हित के कल्याण के संरक्षण हेतु संचालित गतिविधियों का विवरण किया गया। इस दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं के हित के लिए काम कर रही है। मैदान है वहाँ पे सुनिश्चित किया गया कि हमें यदि जो वर्ग छूटा हुआ है
खास तौर से हमारी वो मातृशक्ति जो मतलब आधी आबादी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का आज जैसा हम सब जानते हैं कि निधन हो गया, और मैं उनको और अपने पूरे आयोग की तरफ से, सबकी तरफ से उनको बहुत अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, क्योंकि एक देश ने आज बहुत बड़ा एक लीडर खोया है, जिसको कहना चाहिए कि वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो हम सब उनको आज श्रद्धांजलि भी हमने उनको दी। और लेकिन चूँकि लोग आ ही चुके थे यहाँ, तो हमारा डिस्कशन एक्चुअली क्या है कि महिला आयोग, जैसा आप सब जानते हैं कि महिला आयोग सिर्फ महिलाओं के हितों के लिए भी है, क्योंकि उनको हम कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उनको हम कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, उनको हम कैसे सुरक्षाएं दे सकते हैं, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में हम कैसे बता सकते हैं। तो एक्चुअली जो जिला आज हमने पंचायत राज से जो यहाँ ऑफिसर्स को बुलाया था, वो इसलिए था कि मेरा जो उद्देश्य है अपनी टीम को लेके जाने का, वो नीचे पंचायत तक पहुँचने का है। खबरों करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर ब्लॉक मुख्यालय पर जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किरण राजेंद्र की अध्यक्षता में हुई जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास योजनाओं को बढ़ाए जाने की मांग उठाई गई है। खासतौर पर पेयजल, सार्वजनिक स्थानों पर यात्रियों शेड की स्थापना किए जाने सहित 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पेश किए गए। बैठक में जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे कारोबारियों को टैक्स के लिए जारी किया जा रहा नोटिस दिए जाने जिला पंचायत सदस्यों ने एक राय होकर आपत्ति प्रकट की। आज हमारी जिला पंचायत हरिद्वार की बोर्ड की बैठक थी। इसमें हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं, सबसे विचार हुआ, सबसे बात हुई, हम आने वाले प्लान में क्या क्या काम कर सकते हैं जिला पंचायत की तरफ से, गांव वाले क्षेत्र को कैसे अच्छा सुधारा जा सके, उस पर हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई है। खासतौर पे एक आपने ये भी देखा होगा हम किस किस चीज पर चर्चा हुई है। एक सराहनीय कदम है अध्यक्ष जी का। इन्होंने जिला पंचायत का अपने कार्यकाल में पहली बैठक ग्रामीण क्षेत्र में रखी है, वो खानपुर ब्लॉक में रखी, तो मैं समझता हूँ अच्छा कदम है। और इनसे मैं खुद भी आग्रह किया बोर्ड में कि खानपुर दिया। अगली हम खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय दलों के गठबंधन द्वारा की गई है। क्षेत्रीय दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त गठबंधन ने देहरादून में मेयर पद के लिए डोईवाला के नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। देहरादून में मेयर पद के लिए सुलोचना ईस्टवाल तथा डोईवाला नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए थॉमस मैसी का नाम घोषित किया गया है। हमने जैसे कहा कि निकायों को एक जो है भ्रष्टाचार निकायों में जो है चरम पर पहुंचा हुआ है। हम पहले तो ये जो है भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म करना चाहते हैं। आपने देखा जिस प्रकार स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून में सारी ज़मीनों को खुर्द किया गया है। आपने देखा जिस प्रकार से जो है डिफरेंट आप बार बार देखेंगे सड़कों को जो है बार बार तोड़ा फोड़ा जा रहा है। पूरे जो है शहर को एक गंदगी के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। हम किस प्रकार का स्मार्ट सिटी यहाँ बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार के जो तमाम मुद्दे हैं, जो जन सरोकारों के मुद्दे हम बार बार यहाँ पर उठाते आए हैं, इसमें मूल निवास हो, सशक्त भू कानून हो, क्योंकि आप भू कानून के बारे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ज़मीनों का खुर्द है वो निकाय क्षेत्रों में होता है। हम रुक करेंगे अगली हम खबर का रामनगर से। अगली खबर है, जहां उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर रामनगर में भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं नामांकन पत्रों की बिक्री के चलते दूसरे दिन शुक्रवार को भी अध्यक्ष एवं सभासद के कई प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे। तो वहीं नामांकन दाखिल करने के लिए पहले दिन शुक्रवार को तहसील मुख्यालय में कुछ सभासद प्रत्याशियों द्वारा अपने समर्थकों के साथ अपने नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दाखिल किए गए। नगर निकाय चुनाव 2024 के तिस्कर नगर पालिका रामनगर के विभिन्न पदों, जिसमें सदस्य पद एवं अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु नामांकन आज से प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र अपने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नगर पालिका रामनगर में कुल 20 हमारे वार्ड हैं, जिसमें कुल 45 मतदेय स्थल हैं, जिसमें कि निर्वाचन की कार्रवाई संपादित की जाएगी। इसी प्रकार से आपका 30 तारीख तक नामांकन जमा किए जाएंगे। 31 तारीख और 1 तारीख में इसमें समीक्षा की जाएगी। उस 50 प्रतीक आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।